नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड आपको कई डेरिवेशन कराए थे। आइए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभवांतर, है ना। ये विभवांतर है, ठीक है। वो वैद्युत विभव था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, 12th क्लास का ही है तो इसकी डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसे डेल्टा वी से डिनोट करते हैं और इसका भी फॉर्मूला सेम है, W/Q0। ठीक है जी, तो मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन बनाने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं, 1 कूलम। तो देखो डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, W के, है ना। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो किसके बराबर है, वर्क डन के। ठीक है, वो किए गए कार्य के बराबर ही है, वर्क डन के बराबर ही है। लेकिन कौन सा वर्क डन, तो वो वर्क डन मैंने बताया था आपको, वहाँ पर इन्फिनिटी से आप उठा के लाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, मान लो P तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे ये, तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप 1 कूलम के चार्ज को ले जाएंगे, है ना, यूनिट चार्ज को ले जाएंगे और उसमें जो वर्क किया जाएगा उसे ही आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट चार्ज को या 1 कूलम के चार्ज को, यानी कि एकांक आवेश को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे ही आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो आओ चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो, इंग्लिश में बोर्ड पे मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लैंग्वेज बनाना सीख जाएं, है ना। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी सीख जाएं, है ना, बाकी वो तो समझते ही होंगे लैंग्वेज लिखनी। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है जी, मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं बात करेंगे, वर्क डन से बात करेंगे ना। द वर्क डन, भाई वर्क डन को ही तो कहते हैं, तो द वर्क डन, है ना। तो द वर्क डन, और वर्क डन किस में, टू मूव, है ना, चलाने में, लाने में, है ना। क्लियर है, या ब्रिंग भी लिख सकते हो, द वर्क डन टू मूव, और किसे यूनिट चार्ज को, है ना, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, है ना। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 पॉइंट, है ना, देख लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहाँ ले जा रहे हो, तो वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लिख दो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो द वर्क डन, है ना, टू मूव द यूनिट चार्ज, क्लियर है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इसे ही आप क्या कहते हैं, कोमला लिख देना, इसे ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा वी। ठीक है, फिर आपको बताना पड़ेगा W क्या है, Q0 क्या है। तो आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इफ W बी द वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो देन
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला W/Q0 और इसे बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, देखो वो जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यदि परीक्षण आवेश Q0 को, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभवांतर, है ना, डेल्टा वी बराबर W/Q0 कर लोगे। बाकी इसकी हिंदी तो मैं देखो एक बार बता दूं, है ना, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी आपके केवल सपोर्ट के लिए है, ठीक है ना, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो लिंक कर सकें 12th क्लास से, मतलब जो हिंदी मीडियम से 12th करके आए हैं, है ना। और बाकी यदि कोई स्टूडेंट हिंदी में अब पढ़ रहा है और वो क्लास कर रहा है हमारी, तो उसे देखो रिवाइंड करके वीडियो को, है ना, बार बार तब लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। कोई ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि, है ना, एक कमेंट आई थी कि हिंदी में तो बहुत तेज बोलते हो आप, इंग्लिश में आराम आराम से बोलते हो, तो हिंदी वाले कैसे करें। तो फिर यही बात है ना, क्लास हिंदी वालों के लिए है नहीं बेसिकली, है ना। हिंदी सिर्फ इसलिए यूज की जा रही है ताकि ये टॉपिक जिन्होंने 12th में हिंदी में पढ़े थे उन्हें अब इंग्लिश से जोड़ने में बात को आसानी रहे, है ना। बाकी मैं तो कहता ही हूँ कि BSc हिंदी में करो ही मत, है ना। मेरी वीडियो है, आप इसमें देखना चैनल पे कि BSc हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, है ना। तो मैं यही सलाह देता हूँ कि BSc तो इंग्लिश में ही करो, इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते ना। ठीक है जी, तो ये बड़ी समस्या बनी रहती है मेरे, है ना, सिर में, है ना, दर्द रहता है इस वजह से, इतने कमेंट आते हैं तरह तरीके के। चलो, तो आप समझते हो ना मेरे मन के भावों को। हाँ, तो ठीक है, तो हिंदी में यदि कोई पढ़ रहा है तो देखो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करो। और हिंदी में जैसे नोट्स के लिए भी बहुत कमेंट आते हैं, तो हिंदी में नोट्स दरअसल क्या है, ना तो मैंने कभी हिंदी में पढ़ाया, है ना, और ना कोई दूसरा टीचर मैंने पढ़ाता देखा, तो इसलिए हिंदी में नोट्स मिल ही नहीं पाते, है ना। बाकी आप कोई बुक ले सकते हो, बाकी नहीं तो हिंदी में मैं बोलता हूँ तो आप वीडियो को सुन के अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो जी, है ना, आगे चलते हैं। तो हाँ, मैंने डेफिनेशन बताई आपको, फिर फॉर्मूला बताया, इसकी यूनिट और डायमेंशन और देख लो। यूनिट देखो मात्रक क्या होगा, देखो वर्क का तो जूल है और इसका क्या है, कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम, आसान है। ठीक है जी, और देखो डायमेंशन, डायमेंशन बताओ विमा। ठीक है, जूल पर कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट, जिसे V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डायमेंशन में देखो वर्क की डायमेंशन होती है ml² T⁻⁻2 और चार्ज की होती है TA, तो क्या आएगी ml² T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी आपकी पूरी हुई है ना, कर लेंगे आप लोग इसे। चलो, तो है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लिखो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, मैंने बताया समविभव पृष्ठ, है ना, नाम से क्लियर हो रहा है भाई। इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का मतलब, इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, आप जानते हैं। तो इसका मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। ठीक है, समविभव पृष्ठ, तो सम माने समान, विभव माने विभव। इसका मतलब वह बिंदु जिसके मतलब वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, है ना। लेकिन ये सरफेस कैसा है, तो ये सरफेस है इमेजिनरी, है ना। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, द इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ठीक है जी, द इमेजिनरी सरफेस एक काल्पनिक पृष्ठ है
विच इज ड्रॉन, जो खींचा जाता है, विच इज ड्रॉन है ना, जो खींचा जाता है, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो द इमेजिनरी सरफेस विच इज ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाता है, और एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, समझ गए, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, है ना, विभव का मान समान होता है। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, बोलो, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम। बात समझ में आई। तो भैया ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा जाता है और जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, सेम, क्या कहलाता है, कॉमन लिख देना, इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब है, देखो एक बार सुनो, वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी ऐसे लिखो, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कर लोगे। तो यह है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है जी। इमेजिनरी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा जाने वाला, और उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कैसा है, सेम है। बात समझ गए आप लोग। अब देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो इसका डायग्राम, देखो ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ठीक है जी, एक स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है ना, गोला या गोलाकार पृष्ठ, ठीक है जी। इसके सेंटर पर मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, वैद्युत बल रेखाएं, वो तो निकल कर बाहर जाएंगी, ठीक है, देखो है ना, इस तरफ भी जाएंगी, हर तरफ जाएंगे ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है जी। क्लियर है। और ये प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं, आपको पता है, और इसके केंद्र पर क्या रखा है, सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भाई, प्लस क्यू चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं, वैद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया है, एक बात पूरी हुई। ये जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ, ये कहाँ खींचा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसके प्रत्येक पॉइंट पर देख लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। देखो आप जानते हो ये स्फेयर है ना, या स्फेयर है या स्फेरिकल कंडक्टर है, और स्फेयर के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, गोले के कारण, आपको याद होगा 12th क्लास से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये तो होता था। तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q तो है, Q है, तो V जो है मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, R पर, मेनली तो R पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब है डिस्टेंस यदि सेम है तो V भी कैसा होगा, सेम। तो देखियो मान लो ये पॉइंट है A, ठीक है, जो और A पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो भी R है ना। मान लो ये पॉइंट है B, इसकी भी डिस्टेंस R, ये पॉइंट मान लो C है, इसकी भी डिस्टेंस R, मान लो ये पॉइंट है D और इसकी भी डिस्टेंस R। तो आप मुझे खुद बताओ, पॉइंट A पर VA है, VA इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पॉइंट B पर VB, पॉइंट C पर VC और पॉइंट D पर VD, क्या सारे पोटेंशियल सेम नहीं है? देख लो, क्योंकि सब जगह की डिस्टेंस कैसी है, हर पॉइंट की डिस्टेंस कैसी है, सेम। और जब डिस्टेंस सेम तो पोटेंशियल भी सेम, क्योंकि Q तो सबके लिए सेम है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सबके लिए सेम है। तो Q सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, और R सबके लिए, चारों पॉइंट्स के लिए सेम है। तो V जो है A B C D चारों पॉइंट पर सेम होगा। इसका मतलब VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, समझ गए।
तो ये किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, समविभव पृष्ठ का। क्लियर है जी। तो है ना, इसे आप नोट कर ले रहे हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर है ना पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डायग्राम के नीचे लिख देना इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ठीक है जी, कर लोगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज यानी गुण या विशेषताएं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, यानी समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है जी। तो देखो पहला पॉइंट, देखो क्या है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा, जैसे मान लो ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, ठीक। तो मान लो इसका एक पॉइंट ये है, ये अंदर नहीं है पॉइंट, बाहर है पृष्ठ पर। चलो ऐसा नहीं, यहाँ मान लो एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो वी ए है, और पॉइंट बी पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो वी बी है, वैद्युत विभव, है ना। तो मैं यदि डेल्टा वी निकालने लगूँ तो क्या करोगे, वी ए माइनस वी बी, है ना, या वी बी माइनस वी ए कर लो, बात एक ही है वो तो। और ये सरफेस यदि कैसा हो, इफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, भाई इक्विपोटेंशियल तो होगा ही, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की ही तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल, है ना। तो ऐसे लिखो, बिकॉज सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समविभव। तो बताइए, सो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, यानी पॉइंट ए पर पोटेंशियल, पॉइंट बी पर पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे, है ना। और मान लो दोनों किसके बराबर हैं, वी के। तो बताओ क्या आएगा, देन डेल्टा वी बराबर किसके आएगा, भाई वी ए की जगह भी वी रख दूँ, वी बी की जगह भी वी रख दूँ, तो डेल्टा वी कितना आएगा, 0। समझ गए। तो देखो ये जो मैंने सारी बात बताई है ना, एक बार वीडियो को पॉज करके उसकी लैंग्वेज लिखने का प्रयास करो कि इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, फिर मैं लिखवाता हूँ। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, है ना भाई, इसकी लैंग्वेज यही तो है। देखो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किन के बीच है, तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना भाई, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही तो है वैद्युत विभवांतर। तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बात छूट गई, ये हर जगह 0 नहीं होता, केवल और केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे, मैं इसकी लैंग्वेज यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हैंस करके लिख दो, है ना। यहाँ से जो सारी बातें हमें पता चली वो हम हैंस करके वहाँ लिख रहे हैं, है ना, सार के रूप में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है, तो कौन कौन से, तो लिखो बिटवीन, भाई ए भी तो हमने माना है, कोई भी हो सकते हैं बिंदु, तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। लेकिन ये दो पॉइंट्स आपने लिए कहाँ हैं, तो लिए हैं आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, है ना, और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, और कहाँ पर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और वो कितना होगा, तो मैंने बताया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख दो या इज 0, कैसे लिख दो, 0 होगा या 0 के बराबर होगा। बात समझ में आई। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है,
पहले आप इसे कर लेंगे और फिर वो लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज एक बार हिंदी में सुन लो। देखो, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, है ना, वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। आसान है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। फिर चल रहे हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। ठीक है जी, तो दूसरा पॉइंट ठीक है, रफ कर दूं। चलो क्या रफ करूं, इधर से कर देते हैं। देखो दूसरा पॉइंट यहां से देख लो। देखो ध्यान दो, इसी डायग्राम के माध्यम से समझा दूं क्या? ये चलो दोबारा बना लें। देखो ध्यान दो, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, और आपको पता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे तो प्लस का चार्ज रखा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की ओर होगा, है ना, ऐसे बाहर की ओर तो होगा। ठीक है जी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए बताओ, मान लो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, तो देखो प्लस प्लस है, तो ये वाला इस पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच तो रिपल्सन का फोर्स लगता है ना। विपरीत, ये समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का। और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल, है ना, यानी अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स। तो ये तो ये सेम है ना, तो रिपल्सन का फोर्स ये वाला इस पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की ओर। ठीक है, और मान लो आप इसे यहाँ से उठा के मान लो यहाँ ले आए, मान लो पॉइंट ए से कहाँ ले आए? बी पर, तो आप जो ले जा रहे हैं इधर ले जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब देखिए ये जो है ये जो ए से बी तक है, ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट यानी एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस कह दो चाहे, तो वेक्टर एस तो ऐसे है, वेक्टर एफ ऐसे है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है नहीं, वेक्टर एफ और वेक्टर एस। तो विस्थापन, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी बल, दोनों के बीच कितना कोण है? एंगल है 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो पता है क्या होता है, वर्क डन जो है ना, वो जीरो होगा। देखो कैसे, आप ये बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये बात तो बिल्कुल सेम, यहाँ तक सेम बात है बिल्कुल, है ना। ठीक है जी, मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट है, और इसके बाद ये लैंग्वेज। ठीक है, और देखो डेल्टा वी जीरो है, आपको पता चल गया, ये तो बात पहले में बताई, दूसरे में भी यूज कर लो, या दूसरे में करके दिखाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट यही करो भाई। देखो चूंकि सरफेस, ये बिकॉज सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल है या नहीं? समविभव है, तो अब डायरेक्ट यूज कर लो इस बात को, तो डेल्टा वी कितना होगा? जीरो, है ना। चलो इस चीज़ को करके मत दिखाओ, क्योंकि पहले पॉइंट में आपने करके दिखा दी, ये बात है ना। चलो समझ गए, तो इस बात को डायरेक्ट आपने यूज कर लिया क्या, कि सरफेस भैया इक्विपोटेंशियल है, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। ठीक, और अब आप निकाल लो, एक फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या था? देखिए डेल्टा वी, अभी तो पढ़ाया आज ही, डब्ल्यू अपॉन होता है क्यू नॉट। ठीक है जी, भाई क्यू नॉट को ही तो ए से बी तक ले जा रहे हैं आप, तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा? डब्ल्यू बराबर आएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी कितना है? तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी है आपका जीरो। देख लो ऊपर है नहीं, तो डब्ल्यू बराबर कितना आया? जीरो आ गया नहीं? तो दूसरा पॉइंट यही है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट यही है कि यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, है ना, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो जीरो होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, ले जाना कैसे है? परपेंडिकुलरली। कैसे ले जाना है? परपेंडिकुलरली। समझ गए? इसका मतलब है
ऐसे ले जाना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो फोर्स के परपेंडिकुलर हो। समझिए, किसी और तरीके से नहीं ले जाना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को परपेंडिकुलर रखते हुए उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। और किसके ऊपर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो जो वर्क होगा ना उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वो 0 होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का पॉइंट है ये। तो देखो इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, है ना, आप देख लो। देखो क्या कहेंगे, देखो द वर्क डन, है ना, हैंस करके लिख दो। ये जो बात मैंने यहाँ बताई ना इसकी लैंग्वेज यहाँ है। तो हैंस द वर्क डन, भाई वर्क डन ही तो 0 है, तो हैंस द वर्क डन। और वर्क डन किसके लिए? तो टू मूव, हैंस द वर्क डन टू मूव। और किसे मूव करा रहे हो? तो किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज हो, कुछ भी हो, है ना, कोई से भी चार्ज हो, टू मूव एनी चार्ज। और कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना। तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, वो कितना होगा? लेकिन एक शर्त, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो एक बात और कहेंगे, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलरली कह दो, ये परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ठीक है जी, भाई ले तो जा रहे हो चार्ज को, लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर रखते हुए ले जाओ, तो तब वर्क डन कितना होगा? इज 0। ठीक है जी, कितना होगा वर्क डन? 0 होगा। हमने निकाल के बताया, ठीक है जी, भाई हमने निकाल के बताया ना कि वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। समझ गए? वर्क डन 0 होगा। और वर्क डन क्यों 0 है? तो फिर मैंने बता रखा है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो डेल्टा वी 0, डेल्टा वी 0, तो फिर डब्ल्यू भी आपका 0। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है 90 है, इसलिए आपको ले जाना है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ले जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। तो वर्क डन तो 0 है। वर्क, देखो मेन बात तो यही है, द वर्क डन इज 0। तो इसमें पैराग्राफ में यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, इतना, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो सब्जेक्ट इतना बड़ा क्यों करा? क्योंकि वर्क 0 है, ठीक बात है, लेकिन वर्क कौन सा? तो लिखा द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज, जो किसी चार्ज को ले जाने में किया जा रहा है। और कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक बात और छूट गई, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पे लिख लो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे ही कहीं भी नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो भी किसके ऊपर? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, है ना, या इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, समविभव पृष्ठ पर, है ना। तो द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, या अनदर बस। और कैसे ले जा रहे हैं? हाँ, फिर आगे ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और फिर एक बात और कि कैसे ले जा रहे हैं? तो परपेंडिकुलर टू द फोर्स। और ये सारी बात, मतलब वर्क डन जो है वो किसके बराबर है? इज 0। ये पॉइंट समझ में आया? मैंने बहुत धीमे धीमे आपको समझाने का प्रयास किया, आपको निश्चय ही समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो ये है ना पूरा हुआ। इसकी एक बार हिंदी सुन लो बस, है ना, इसकी ये तो हिंदी इंग्लिश सब सेम ही है, ये तो कर दोगे ना, क्योंकि पृष्ठ कैसा है? समविभव, है ना। और यहाँ देखो देखो क्या कहेंगे, इसकी हिंदी क्या होगी? देखो ध्यान दो, ये समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया, किसी आवेश को लंबवत, किसी आवेश को बल के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कर लोगे? ठीक है, कर लोगे भाई? चलो, तो हिंदी में जो आप पढ़े हैं बस उन्हें थोड़ा इतना संघर्ष करना है कि जैसे मैंने जल्दी से बोला तो आपको 1-2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइंड करके सुन के लिखना पड़ेगा, है ना, बस। ठीक है भाई, देखो 3 तरीके के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है ना, और वो काम मैं कर रहा हूँ। और आपने एक बात भी देखी होगी, और वो बात ये है कि यदि आपने देखा होगा कि कोई टीचर यदि ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो
इंग्लिश में ही पढ़ा रहा है ना, हिंदी का प्रयोग नहीं है। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा था 12th तक, तो मुझे भी ये समस्याएं आई थी, तो मैं समझता हूँ आप लोगों के आगे क्या समस्याएं आती होंगी, है ना। तो इसलिए मैं हिंदी में भी लेके चलता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। और आप लोग सराहते भी हैं इस बात को, है ना, इस बात के कारण प्रशंसा करते भी हैं कि हाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाते हैं, तो है ना आप लोगों को बड़ा सहयोग रहता है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो कोसते होंगे चलो आप लोग भी लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। सबके, मैंने कहा सबके उन्नति में ही अपनी उन्नति है, तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते। कर लोगे? तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है हर तरीके से। हाँ, ये जो लैंग्वेज है ना, ये तो पहले पॉइंट की थी। अब देखो एक विशेष बात, विशेष क्या, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, ये तो हो गया पूरा, है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको इसमें, ये जो एंगल दिया ना मैंने 90, चाहो तो मैं सिद्ध करके दिखाऊँ आपको। देखो W बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, पढ़ा है ना फॉर्मूला, 11th क्लास में था। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। भाई थीटा 90 कैसे है ये भी तो देख लो। तो देखो थीटा हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि W 0 है, तो W 0 है ना, और एफ एस कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा बराबर क्या आएगा, एफ एस तो 0 के बटे में चले जाएंगे, 0 के अपॉन में कोस थीटा बराबर 0, और 0 किसकी वैल्यू है, कोस 90 की। तो थीटा बराबर कितना आया, 90। और थीटा किस किस के बीच एंगल है, वेक्टर एफ और वेक्टर एस के। वो डायग्राम से भी दिख रहा है कि थीटा दोनों के बीच कितना है, 90 है। तो आप एक काम करना, पहले डायग्राम बनाना, फिर इतना नोट करना, और फिर ये नोट करना, है ना, और फिर ये लैंग्वेज लिखना। कर लोगे? यानी यहाँ से आपने ये भी सिद्ध करके दिखाया कि थीटा 90 होता क्यों है। ठीक है जी। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, है ना। चलो पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे। देखो 3rd पॉइंट कैसा है, देखो ध्यान दो। ये ठीक है, आप ठीक से बना लियो, मैं मतलब आप उससे खींचो प्रकार से, कंपास से, है ना। देखो मान लो इसकी रेडियस है r1। भाई सारे कई सारे क्या है, ये स्फेयर है, स्फेयर गोले या गोलीय पृष्ठ कह सकते हो, स्फेरिकल सरफेस। पहले की रेडियस r1 और दूसरे की रेडियस r2 और मान लो तीसरे की रेडियस r3, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है जी। सबका सेंटर सेम है, तो आप खुद देख के बताओ ये जो सरफेस है ना, इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। क्योंकि देखो इस पॉइंट पर भी डिस्टेंस r1 है, इस पॉइंट पर भी डिस्टेंस r1 है, हर पॉइंट तक डिस्टेंस कैसी है, r1, और मैंने बता रखा है डिस्टेंस सेम तो पोटेंशियल सेम, बताया था ना फर्स्ट पॉइंट में। तो यानी ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस सरफेस पर देख लो कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सब जगह डिस्टेंस क्या है, r2। और इसी प्रकार इस सरफेस पर भी हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सब जगह कितनी है, r3। इसका मतलब है ये तीनों ही क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि ऑल द स्फेयर्स, भाई सभी स्फेयर, ऑल द स्फेयर्स कह दो, बल्कि स्फेयर का तो हमने एग्जाम्पल ले दिया, सिलेंडर भी हो सकते हैं, है ना, कुछ और भी हो सकता है। तो ऑल द सरफेसेस ये कहना ठीक रहेगा। तो ऑल द स्फेयर्स या ऑल द सरफेसेस, बल्कि ऑल द सरफेसेस भी कैसे हैं, कंसेंट्रिक। तो ऑल द एक वर्ड और लिखो, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, समकेंद्रीय, यानी जिनके केंद्र कैसे हों, समान। ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर कैसा हो, इन तीनों का सेंटर सेम है ना, तो ये है समकेंद्रीय या कंसेंट्रिक। तो ऑल द कंसेंट्रिक स्फेयर्स या सरफेसेस, है ना, ऑफ रेडियस तो डिफरेंट है, ऑफ डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई क्या है, रेडियाई है रेडियस का प्लूरल, है ना। रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल। तो रेडियस माने त्रिज्या है, और त्रिज्या
का जब प्लूरल बनेगा तो आई लग जाता है। तो जिन वर्ड्स के लास्ट में यूएस होता है उनके लास्ट में प्लूरल बनाना हो तो यूएस को हटा के आई लगा देते हैं, ठीक है। तो रेडियाई क्या है, रेडियाई है आपका रेडियस का प्लूरल, है ना, यानी बहुवचन। तो मैंने कहा सभी स्फेयर्स, सभी सरफेसेस जो ऑल द कंसेंट्रिक, जिनके केंद्र कैसे हैं, समान है, जिनका सेंटर कैसा है, सेम, जो डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई के हैं, है ना, रेडियस के हैं, त्रिज्या के हैं, वो सभी कैसे होते हैं, आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वे सभी कौन होते हैं, वे सभी समविभव पृष्ठ होते हैं, ठीक है जी, वे सभी समविभव पृष्ठ होते हैं। कर लोगे? तो यानी कहने का मतलब है अलग अलग त्रिज्याओं के समकेंद्रीय पृष्ठ या गोले, है ना, क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। समझ गए? तो ऑल द कंसेंट्रिक सरफेसेस, सभी कंसेंट्रिक सरफेसेस चाहे कितने ही हों और डिफरेंट रेडियाई है उनकी, लेकिन फिर भी वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, यानी कि ये समविभव पृष्ठ। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ध्यान दो। देखो फोर्थ पॉइंट का डायग्राम, ये आपका एक स्फीयर है, सेंटर मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के बाहर जाएंगी इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो एक बात पता चल रही है, देखियो एंगल कितना है, 90, है ना, यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो और चाहे यहाँ देख लो, हर जगह 90 एंगल है या नहीं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ गए। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाला ये, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो, ये देखो, ये आपने नॉर्मली तो खींच रखा है, नॉर्मल यानी लंब, किस पर, इस सरफेस पर, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर, इस सरफेस पर, ये क्या है, लंब है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस पॉइंट के बारे में आप ऐसे भी कह सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो नॉर्मल होता है वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर हिंदी में बताता हूँ। यानी द नॉर्मल ऑन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, द नॉर्मल, जो नॉर्मल है ना, लंब, नॉर्मल है लंब, द नॉर्मल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या शो करता है, तो सोज, वो डायरेक्शन शो करता है, सोज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसकी, ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन शो कर रहा है, सोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो इसका हिंदी कहेंगे, यानी समविभव पृष्ठ पर खींचा गया लंब, ठीक है, समविभव पृष्ठ पर खींचा गया लंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है जी, समझ गए ना। और देखो इस बात को अर्थात करके आप ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज यानी अर्थात। देखो ये तो बात मैंने बताई कि जो नॉर्मल है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की शो करेगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या इस पॉइंट को अगला पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, पॉइंट बढ़ाने हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो आप लिख सकते हो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, आर बल्कि इज आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ये जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखोगे तो आर आएगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर होता है, या बल्कि ऐसे लिख दो एंड। भाई एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं नहीं, तो बस ऐसे लिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है जी, आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है, तो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अर्थात करके आप लिख सकते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, है ना, ब्रैकेट में, तथा समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कर लोगे। और इसका डायग्राम मैंने आपको बनवाई रखा है ऊपर, है ना, ये वाला। तो पॉइंट 5 पे आ जाओ, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है जी। देखो पांचों पॉइंट क्या है, पांचों पॉइंट है ना इम्पोर्टेंट होता है, आप समझते हैं उस पॉइंट को, देखो क्या है, समझ जाएंगे। आपको एक बात तो पता चल गया कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उस पर जो परपेंडिकुलर है, मतलब उस पर जो नॉर्मल है लंब, वो क्या शो करता है, वो डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो अब देखो ये दो, ये क्या है, एक ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस पर जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा लंब इस तरफ, और वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ये बात तो समझ गए। तो अब पता है क्या कर रहे हैं, एक रूल है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, है ना। कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते, ठीक है जी। या कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, रूल ये है ना। तो मैंने मान लिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, इसके अंदर से निकाल नहीं सकता मैं है ना, तो मतलब ऐसे रखें, समझ गए ना। तो इस तरीके से है ना, ऐसे समझ लो, एक ऐसे है, मतलब एक तो ऐसे है और दूसरा ऐसे है, समझ गए। तो देखो जो ऐसे वाला है उस पर जो नॉर्मल खींचोगे इधर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ शो करेगा, और ये जो ऐसे वाला है इस पर नॉर्मल खींचोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर शो करेगा, है ना, ठीक है जी। ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है जी। तो इसका मतलब है यदि दो, रूल ये है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं करते, तो देख लो कारण। भाई देखो ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, तो इस पर जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है ना, तो इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती है। इसका मतलब है ये बात इम्पॉसिबल है, ये बात असंभव है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है ना। तो इसी कारण दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यही आपका रूल हो जाएगा या प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन, नहीं कर सकते, नेवर, कभी नहीं, है ना। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेदित, कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है जी। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, और इसका कारण भी कई बार पूछ लेता है, तो बिकॉज, कारण बता दो, है ना। कारण क्या है, चक्कर से आ गए एकदम, है ना। लिखो बिकॉज, है ना। देखो ध्यान दो, है ना, देखो बिकॉज क्या करना है, ध्यान दो,
चलो देखो ध्यान दो, देखो ये वाला जो है डायरेक्शन शो करेगा इस तरफ और ये वाला डायरेक्शन शो करेगा इस तरफ, है ना। तो क्या कहेंगे, बिकॉज जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो नॉर्मल्स है ना ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जो नॉर्मल्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर, है ना, वो क्या शो करेंगे, शो द, क्या शो करेंगे बोलो, शो द टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन शो करेंगे, टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है जी। वे दो डायरेक्शन शो करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। और जो बात क्या है, इम्पॉसिबल, तो लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, समझ गए। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल्स हैं ये वाले, है ना, लंब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जो समविभव पृष्ठों पर क्या है लंब, वे शो करेंगे दो डायरेक्शंस किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यही इसका कारण था, भाई दो डायरेक्शन शो तो हो नहीं सकती ना एक पॉइंट पे, ठीक है जी। तो इस कारण से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये पांचवा पॉइंट था, ये इसका डायग्राम है, इसे आप कर लेंगे, ठीक है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज भी आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया और इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आपका, उसके क्या पढ़ाए, प्रॉपर्टीज, है ना। एक बार हाँ इसे हिंदी में सुन लो, कोई भी दो समविभव पृष्ठ, है ना, परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटते, है ना, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेंगे, है ना, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर, क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, क्लियर है। तो आप इसे कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।